आज से घटना चक्र की जो पुस्तक आती है बीपीएससी की पूर्वावलोकन हल प्रश्न पत्र को बनाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास से। तो पहला प्रश्न हमारा है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आंसर है डी, मेहरगढ़ से। इनके विस्तार देख लेते हैं जो अच्छे समझ में आए हमें। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभिक स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है, जो 7000 से 5000 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। कुछ विदा कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल 8500 ईसा पूर्व मानते हैं। तो कुछ विद्वान मानते हैं कि मेहरगढ़ में जो है पशुपालन का जो काल है वो 8500 ईसा पूर्व है। नवीन खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लोहरा देव है। ओके, जहां से 7000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मध्य मानव के बसने तथा निश्चित तौर पर 6400 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीन खोजों के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल कौन है? मेहरगढ़, जो कहाँ पर है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 से 5500 ईसा पूर्व में किसके साक्ष्य मिले? तो गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं। इसके साथ ही चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डी हवा माना जाता है, यानी कि प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी का साक्ष्य मिलता है। निम्नलिखित में से किसको कैलकुलेथिक युग भी कहा जाता है? तो कैलकुलेथिक युग किसे कहा जाता है? आंसर है सी, ताम्रपाषाण युग को कैलकुलेथिक युग कहा जाता है। विस्तार देख लेते हैं। ताम्रपाषाण युग को कैलकुलेथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर जो है सामान्यतः किस रंग का प्रयोग होता था? आंसर है ए, लाल रंग का। विस्तार देख लेते हैं। विस्तार में यह बताया जा रहा है कि हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया करते थे और परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरा चित्र मृतभंड वाले। मृतभंडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिसको जिनको पकाने पर यह हल्के कैसे कलर हो जाते थे? भूरे लाल रंग के ग्रहण कर लेते थे। इन मृतभंडों के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पोताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में कौन रंग की? काले रंग के विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। ओके, नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो किस युग में पड़ता है? आंसर है डी, अर्ध ऐतिहासिक काल में। तो सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? तो अर्ध ऐतिहासिक काल में। वर्णन देख लेते हैं। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पाठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का जो कालखंड है प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में 2500 बीसी से 600 बीसी का कालखंड
अर्ध ऐतिहासिक माना गया है। तो अर्ध ऐतिहासिक कालखंड कब बताया गया है? 2500 बीसी से 600 बीसी इन्हें माना गया है। सैंधव सभ्यता अर्ध ऐतिहासिक काल की ही सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है, परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका। अभी तक जो है इसे पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन लेखन कला का ज्ञान सैंधव सभ्यता के अर्ध ऐतिहासिक काल की सभ्यता में है। ओके, नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? आंसर है ए, पक्की ईंटों से बनी इमारत। विस्तार देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की मिट्टी से बनी इमारतों में मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानगार एवं अनागार प्रमुख है। तो मोहनजोदाड़ो में क्या है? विशाल स्नानगार और अनागार प्रमुख है। कहाँ पे? मोहनजोदाड़ो में। इनकी सतह पक्की मिट्टी की है। इनकी सतह कैसी है? मोहनजोदाड़ो की पक्की मिट्टी की है, जिसे जिप्सन तथा मोर्टार द्वारा जोड़ा गया है। तो जिप्सन और मोर्टार के द्वारा जोड़ा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? आंसर है बी, लोथल। विस्तार देख लेते हैं। हड़प्पे नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है, अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी पर या किनारे पर स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या है? हड़प्पा कालीन बंदरगाह। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या है? हड़प्पा कालीन बंदरगाह। नेक्स्ट है निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? टेराकोटा मतलब मिट्टी के बने हुए खिलौने, वो प्राप्त हुए। आंसर है बी, बनावली से। देख लेते हैं विस्तार। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। तो हल जो है, मिट्टी का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बनावली के से प्राप्त हुआ है। कहाँ है वो? बनावली, हरियाणा के फतेहाबाद में। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं जुते हुए खेतों के निशान? आंसर है ए, कालीबंगा से। विस्तार देख लेते हैं। प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंभात की खाड़ी के लिए के निकट स्थित लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले। तो लोथल से किसके साक्ष्य मिले हैं? गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले। तो देखिए कहाँ से जो है जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? वो है कालीबंगा से, जो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा कहाँ है? तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। ओके, गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख भी मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति भी मिली है। ओके, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? इसमें नहीं की बात हो रही है, तो आंसर है डी, वी.एस. स्मिथ जो है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से उत्खनन से संबंधित नहीं है, बल्कि आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वत्स, ये तीनों जो है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से उत्खनन से संबंधित हैं। विस्तार देख लेते हैं। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का क्या किया था? सर्वेक्षण किया था। कब किया था? 1921 में। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। याद रखिए एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। 1926 से 27 से
वर्ष 1933 से 34 में माधो स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्यों से संबंधित रहे। मोहनजोदाड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखलदास बनर्जी ने की तथा उनके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान के एन दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, आर एल स्टीन, ए घोष, जेपी जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि वीएस स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे हैं, बल्कि वे भारतविद एवं कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। तो कौन थे प्रसिद्ध? वीएस स्मिथ जो थे वो इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे, ना कि इन खोजकर्ताओं के साथ खोजे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। बोगोईकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि आंसर है ए, वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। कहाँ में? बोगोईकोई अभिलेख में। विस्तार देख लेते हैं हम लोग। बोगोईकोई एशियाई माइनर से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिलते हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य देवताओं का आह्वान करते थे। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए थे। तो इससे क्या पता चलता है कि वैदिक आर्य जो आए थे वो ईरान से होकर ही भारत आए होंगे। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? आंसर है डी, पुरुषनी। विस्तार देख लेते हैं। 10 राजाओं का युद्ध पुरुषनी नदी, वर्तमान में कौन सी नदी है? रावी। पुरुषनी नदी जो वर्तमान में क्या नाम है? रावी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भारत के राजा कौन थे? सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया। तो भारत के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को क्या किया? हराया। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन कौन कौन थे? अनु, दहु, यदु, पुरु, तुर्वेशु तथा 5 लघु जनजातियों का समूह सम्मिलित था। जिसके पुरोहित कौन थे? विश्वामित्र थे। जिसके पुरोहित कौन थे? विश्वामित्र। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो सोम को जो है समर्पित कौन सा मंडल है? आंसर है सी, नौवा मंडल। तो ऋग्वेद को कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? वो है नौवा मंडल, याद रखिएगा। ऋग्वेद के कुल 10 मंडल हैं। 9 मंडलों के सभी जो है 114 मंत्र सोम को समर्पित है। सोम आर्यों का प्रमुख पेय था। सोम जो आर्यों का प्रमुख पेय था, मतलब पीने का जो होता है पदार्थ, वो पेय था, जिसे 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 मंजूवंत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। कहाँ से प्राप्त किया जाता था? ये पेयजल जो सोम आर्यों का जो पेयजल है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता था? वो मंजूवंत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का भी उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? आंसर है डी, सोम और उसके पेय पर नामांकित देवता को समर्पित है। क्या समर्पित है? ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? तो गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है?
यह मिलता है आंसर ऋषि ऋग्वेद में। विस्तार देख लेते हैं। गायत्री मंडल ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार कौन है? विश्वामित्र है। यह मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल पे वर्णित है। तो यह जो है ऋग्वेद के कितने मंडल पे वर्णित है? तो तीसरे मंडल पर वर्णित है। क्या चीज? गायत्री मंत्र। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? आंसर है डी, वैशेषिक ने जो है भारतीय दर्शन में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। विस्तार देख लेते हैं। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था कुंडल ग्राम में। विस्तार देख लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम यानी कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता कौन थी? त्रिशाला वैशाली के लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेतक की बहन थी। ठीक है, एग्जाम में दे देगा चेतक की पुत्री थी, तो आप गलत कर दोगे, तो ध्यान रखिएगा। चेतक की कौन थी? बहन थी। कौन? त्रिशाला, जो किसकी माता है? महावीर स्वामी की। ठीक है। तथा पिता सिद्धार्थ, पिता कौन है? सिद्धार्थ, जो किस कुल का है यह भी याद रखिएगा। ज्ञात्रिक क्षत्रिय के संघ के प्रधान थे। तो कहाँ के क्षत्रिय थे? तो ज्ञात्रिक के। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। कहाँ के प्रधान थे? तो ज्ञात्रिक क्षत्रिय के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई कौन थे? नंदीवर्धन। ये नहीं पूछा जाता है उनके बड़े भाई, फिर भी याद रखिए नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तक में जो महावीर स्वामी का जन्म 540 बताया गया है। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब स्पष्ट हो गया कि 599 ही इनका उचित जन्म तिथि है। तो याद रखिएगा 599 ही है, वही यही सब यहाँ डिस्कस किया गया है। तो 599 ही उचित जन्म तिथि किसका है? महावीर स्वामी का। 540 एग्जाम में रहेगा तो नहीं मारिएगा, 599 रहे तभी मारिएगा। एनसीईआरटी द्वारा प्रूफ किया गया है। ठीक है, यही बता रहा है यहाँ पे। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है। पावापुरी में। विस्तार देख लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व, ये प्रूफ हो चुका है। ठीक है, 540 नहीं है, 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रिय के संघ के प्रधान थे, जो वज्जी संघ का एक प्रमुख सदस्य था। 527 ईसा पूर्व से लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगीर या राजगिरी के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान में उन्होंने अपना शरीर को त्याग दिया था। शरीर को क्या किया था? त्याग दिया था। किसने त्याग दिया था? महावीर स्वामी ने। कहाँ त्यागा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पावापुरी, एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिए। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था कौन था? आंसर है ए, जमाली। विस्तार देख लेते हैं। महावीर, जो भगवान महावीर हैं, उनका जन्म क्षत्रिय वंश के सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा है, याद है आपको। उसने प्रियदर्शना नामक एक पुत्र उत्पन्न हुए। उनकी जो है पुत्री जो है उत्पन्न हुई, जिसका नाम था प्रियदर्शना। उनकी पुत्री का विवाह किससे करा दिया? जमाली के नाम से क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी के अनुयायी बन गए। यही शिष्य बन गए। कौन? जमाली, जो इनके क्या थे? पुत्री से विवाह किया था जमाली ने, वो क्या बन गए? इसके प्रथम अनुयायी बन गए। यह उनका प्रथम शिष्य भी था, चेला था। ठीक है, और जमाली के बाद में महावीर का विरोध किया और बहुरतवाद नामक नए संप्रदाय की शुरुआत भी की। 11 अन्य प्रधान शिष्य, जिन्हें गंधर्व कहा जाता है, निम्न प्रकार के हैं। इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, तीनों जो है इंद्र अग्नि वायु, ये तीनों क्या है? भाई हैं। आर्यव्यक्त, सधुवन,
मनिक पुत्र, मौर्यपुत्र, अकमिपित, अचक, अचल और मैत्री तथा प्रभाव, ये सब जो है इनके शिष्य बने हैं आगे चलकर। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो कौन जो है सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? आंसर है 14 पूर्व। यहां देख लेते हैं। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। ठीक है। अंतिम नंद राजा के समय में संभुत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा यही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्व के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति भी थे और 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। तो बस ये आप याद रखिए इसमें कि 14 पूर्व। ठीक है। सबसे पूर्वतन कालिक जैन ग्रंथ कहलाता है कौन सा? 14 पूर्व। ओके। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? आंसर है बी, सारनाथ में। विस्तार देख लेते हैं। 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वे क्या कहलाए? बौद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया और अरुवेला से वे सबसे पहले ऋषभपत्नम, वर्तमान में जो सारनाथ आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यह उपदेश दुख, दुख के कारणों, दुख के अंत, उसके समाधान से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो ये कहाँ हुआ? कुशीनगर में हुआ। ठीक है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, फिर अजात, फिर उसके बाद राजगीर, वैशाली, कौशल राज गए। तो ये सब ध्यान में रखना है आपको। सबसे पहले क्या याद रखना है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए वो कहाँ कहाँ गए थे? कपिलवस्तु, राजगीर, वैशाली, कौशल। तो लाइन से याद रखिएगा। पहले गए कपिलवस्तु, फिर राजगीर, फिर वैशाली, फिर कौशल। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज में हुआ। कौशल नरेश कौन थे? प्रश्नजीत थे, जिन्होंने अपने परिवार के साथ बौद्ध की शिक्षा ग्रहण की थी। अपना प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे और वे चुंद नामक लुहार की अम्र वाटिका में ठहरे। कौन ठहरे? महात्मा बुद्ध। उसने बौद्ध को शुक्रदत्व खाने को दिया और इससे जो है उन्हें क्या हुआ? रक्त तिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हो गई। इस वेदना के बाद ही कुशीनारा यानी कुशीनगर यानी मल गणराज की राजधानी पहुंचे। वहीं जो है 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो जब भी एग्जाम में आएगा महापरिनिर्वाण क्या है, तो शरीर को त्यागना, यानी बौद्ध भगवान ने अपने शरीर को त्यागा, इसलिए उस जगह उसको कहा गया महापरिनिर्वाण। तो याद रखिएगा महापरिनिर्वाण में क्या होता है। ठीक है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो यह बौद्ध की। आंसर था जी। विस्तार देख लेते हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बौद्ध की मृत्यु के बाद उसकी शिक्षाओं को संकलित कर
तीनों भागों में बांटा गया है। इन्हें ही त्रिपिटक कहते हैं। जैसे विनय पिटक जो संघ संबंधी नियमों और आचार की शिक्षाएं देता है। शुद्ध पिटक महात्मा बुद्ध के वचन के बारे में बताता है। अभिधम पिटक दार्शनिक सिद्धांत के बारे में बताता है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। विनय पिटक में क्या होता है, तो संघ से संबंधित है। और शुद्ध पिटक में क्या होता है, तो बौद्ध के वचन से संबंधित है। अभिधम पिटक में क्या होता है, दार्शनिक दार्शनिक सिद्धांत से संबंधित है। सब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है त्रिरत्न या तीन रत्न। जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? आंसर सी, जैन धर्म से। विस्तार देख लेते हैं। जैन धर्म में मोक्ष के लिए तीन साधन आवश्यक बताए गए हैं। सम्यक धारण, सबसे पहले तो यह याद रखिए कि सम्यक धारण किससे है, तो जैन धर्म से। वहाँ क्वेश्चन में बौद्ध धर्म डाल देगा, ठीक है, लेकिन हमको कंफ्यूज नहीं होना है। सम्यक धारण किससे है, तो जैन धर्म से, जैन दर्शन से है। और सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान किससे है, तो ये तीनों जो है जैन धर्म से, ना कि बौद्ध धर्म से, ठीक है। इन तीनों को ही जैन धर्म में त्रिरत्न कहा गया है, यह संज्ञा दी गई है। निम्न में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म के समान नहीं है? इसमें से कौन सी ऐसी बात है जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में दोनों में समान नहीं है? वो है आत्मदान। ये दोनों में समान नहीं है। तो हम लोग देख लेते हैं समान क्या क्या चीज है जो बौद्ध और जैन धर्म दोनों में समान चीज है। अहिंसा दोनों में समान है। वेदों का प्रति उदासीनता भी दोनों में समान है। और रीति और रिवाजों की अस्वीकृति ये भी दोनों में समान है। तो एग्जाम में कई बार घुमा फिरा के पूछेगा, तो आपको याद रखिएगा जैन धर्म में अहिंसा दोनों में समान है। वेदों के प्रति उदासीनता दोनों में समान है। रीति और रिवाजों की अस्वीकृति दोनों में समान है, ठीक है। इसमें हम लोग देख लेते हैं विस्तार। गौतम बुद्ध के मध्य गौतम बुद्ध ने मध्य वर्गों का उद्देश्य दिया, मध्य मार्गों का उद्देश्य दिया। वे मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे। उसके विपरीत महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया। तो किसने जो है, महावीर स्वामी ने जो क्या बताया, मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या और शरीर त्याग को आवश्यक बताया है। तो ये रहा हमारा 25 प्रश्न। ये हो गया 24 प्रश्न और ये अंतिम प्रश्न है हमारा 25 प्रश्न। इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। बौद्ध गया में बौद्धिक वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी की है? ये पूछा जा रहा है कि जो बौद्ध वृक्ष है बौद्ध गया में वो किस पीढ़ी की है? आंसर है सी, पंचमी पीढ़ी की, ठीक है, पंचम, फिफ्थ। देख लेते हैं इसके विस्तार में क्या बता रहा है। महाबोधित मंदिर स्थित वर्तमान बौद्धिक वृक्ष नहीं है, वो नहीं है जिसके नीचे जो है महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्त किए थे। कहने का मतलब यह है, ये बता रहा है कि बौद्धिक जो अभी बौद्ध वृक्ष है वो पहले वाले बौद्ध वृक्ष नहीं है जिसके नीचे जो है बौद्ध भगवान बैठ के ज्ञान प्राप्त किए थे। ये जो है हेनसांग ने बताया है कि उस मूल वृक्ष को जो है 7वीं शताब्दी में किसने नष्ट कर दिया था? शशांक ने। तो शशांक ने जो उसे वृक्ष को समझे नष्ट कर दिया था। उसके बाद जो है इस स्थान पर दो और वृक्ष को लगाए गए थे जहाँ पे बौद्ध भगवान अपने ज्ञान प्राप्त किए थे। वर्तमान में वृक्ष जो है इसे हम देख रहे हैं जो वो 5वीं पीढ़ी का, ये याद रखिए 5वीं पीढ़ी का है। जिसे कौन लगाया है? अलेक्जेंडर कनिंगम ने लगवाया है, ठीक है। इस यह वृक्ष जो है पूरी तरह से सुरक्षित भी है और केवल इसे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने के उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य इसमें यह इम्पोर्टेंट है कि यह वृक्ष जो है क्रमशः 2 बार और लगाए गए हैं। एक तो 2 बार अशोक के द्वारा लगाए गए हैं, फिर एक बार पुष्पमित्र शुंग के द्वारा लगाए गए ये वृक्ष, बौद्ध वृक्ष, और एक बार जो है पूर्व वर्मा के द्वारा लगाए गए और अंत में जो है कनिंगम द्वारा लगाए गए, ठीक है। अतः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। तो ये कौन सा पीढ़ी का हो गया? 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। लेकिन हम लोग आंसर में क्या पढ़े? 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है। देखिए यहाँ क्या बता रहा है।
बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी बताया जा रहा है और तथ्यों के विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। कहने का मतलब जो है, वेबसाइट पे जो है ये बताएगा बिहार सरकार का 5वीं, और ये इसमें बता रहा है तथ्यों के साथ 6ठी, तो इसलिए इसे बाहर कर दिया। लेकिन हमें आंसर में 5वीं ही मानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वेबसाइट पे जो है बिहार सरकार का वही लगा होगा, तो तथ्य के अनुसार ये पुस्तक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है घटना चक्र की। तो इसी प्रकार जो है हमारा ये टॉपिक आज का 25 क्वेश्चन कंप्लीट करती हैं। नेक्स्ट में फिर 25 कंप्लीट कर देंगे, तो धीरे धीरे हमारा सारा जो है चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।